दोस्तों स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और आप पीछे देर से देख ही रहे हैं कि आरएएमसी का आज हम साइंस का पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस उनके डिटेल सॉल्यूशन को लेकर के बात करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि कंप्लीट एक मैराथन क्लास के टाइप से आपके लिए बनाया गया है, जिसमें आपका कंप्लीट रिविजन साइंस का होगा। और इससे हो सकता है कि जैसे जो हमने क्वेश्चंस करें उसे डिटेल सॉल्यूशन इसलिए उनका लेकर के आए हैं क्योंकि हो सकता है उनसे इर्द गिर्द आने वाले जो सवाल हैं वो उनके इर्द गिर्द बने, उनके आसपास से बने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट सेकंड वीडियो हमारा साइंस का रहेगा, पार्ट सेकंड, जिसमें हम प्रीवियस पेपर्स के साथ में पेपर्स के क्वेश्चंस लास्ट 5 साल के, उसके साथ में उनका डिटेल सॉल्यूशन लेकर के हम आए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ट्रैकोमा इज अ डिसीज ऑफ ट्रैकोमा, और जो ये किस पार्ट से रिलेटेड बीमारी है, यानी किस बॉडी पार्ट को ये अफेक्ट करती है। तो इस पर हमने पहले भी देख चुके हैं कि किस प्रकार से एयरबोर्न है, वाटरबोर्न है, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, अदर एनिमल से प्रमोट होने वाले, ये सभी प्रकार की चीज़ों को अगर हम देखें तो अगर इसमें बात करें कि ट्रैकोमा जो डिसीज है वो किसको परेशान करता है, क्या थ्रोट को करता है, आइज़ को, या फिर लंग्स को, या फिर लीवर को। तो आप जानते हैं कि ट्रैकोमा जो डिसीज़ है ये आई से रिलेटेड डिसीज़ है, आँखों को प्रॉब्लम देता है। और जो क्या कहें, जो फ्लाई होती है ना, जो मक्खी होती है, उसके द्वारा इसको कैरी किया जाता है और ये आंख पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे हम अगर ट्रैकोमा की बात करें, ट्रैकोमा सबसे पहले इस प्रकार से पल्प के अंदर एक प्रकार से इन्फेक्शन इससे क्रिएट हो जाता है, वाइट लेयर्स में वो कन्वर्ट होता है। और उसके बाद ये कोरोना जो जो आपका जो कार्निया जो पोर्सन है उस पोर्सन को डैमेज पहुंचाता है, जिस हिसाब से ट्रैकोमा जो कि आंख को अफेक्ट करता है। ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, ये दोनों ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हो सकता है आने वाले एग्जाम वाले समय में पूछे भी जाएं। कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, ये सभी आंख से संबंधित परेशानियां हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैकोमा जो हमने देखा ये आंख से संबंधित है, इसको प्रमोट करती है घरेलू मक्खी जो होती है, इसको कैरी करके घूमती है, जिसके कारण से ब्लाइंडनेस, यानी आपको हो सकता है कि परमानेंट आंख का डैमेज हो जाए इस वजह से। इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी इस प्रकार के सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ग्लूकोमा को भी यहाँ साथ देखोगे तो ग्लूकोमा देखेंगे आप नॉर्मल भी इस प्रकार से हमें दिखता है। विट्रियस ह्यूमर, इसके अंदर आपको इस प्रकार से आपको सेल्स दिखती हैं, ऑप्टिकल नर्व्स जो ब्रेन तक मैसेज लेकर के जाती हैं। क्योंकि आपको पता हुआ आंख के अंदर जो रेटिना पे जो इमेज है जनरली वो उल्टी बनती है, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उसे सीधा करके दिखाता है, क्योंकि ये ऑप्टिकल नर्व्स की वजह से उस चीज़ को प्रमोट करके ले जाता है। ग्लूकोमा में बात करोगे तो ग्लूकोमा में आप देखेंगे ये जो सेल्स है ना ये डैमेज होने लगती हैं, ये सेल्स डैमेज होने लगती हैं, इसे काला मोतियाबिंद भी बोलते हैं ग्लूकोमा को। ये सेल्स के डैमेज होने की वजह से ये काला मोतियाबिंद आपको देखो ब्लैक स्पॉट आंख में दिखाई देता है। तो ये ग्लूकोमा और ट्रैकोमा दोनों ही आंख से संबंधित परेशानियां हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कैटरैक्ट भी, जिसे सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं, कैटरैक्ट जिसे सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं, ये भी आंख से रिलेटेड परेशानी है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पूछ रहा है एट विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, यानी आंत के किस भाग में जो डाइजेस्टेड जो खाना होता है वो एब्जॉर्ब होता है। तो आप देख ही रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है, देखिए डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो आपका मुंह से स्टार्ट होता है, माउथ से। बेसिकली अगर आप बात करेंगे डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो माउथ से होता है, क्योंकि आप इसका जैसे आप ना कुरकुरे वगैरह जो खाते हैं इनके अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च का जो है इसको कन्वर्ट करता है अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम हमारे मुंह के अंदर पाया जाता है, जो कि स्टार्च का डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगर आप इसे मुंह के अंदर 1-2 मिनट के लिए अंदर रखेंगे तो उसका टेस्ट बदलने लगता है, टेस्ट बदला इट मीन्स उसके साथ में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होनी शुरू हो गई। तो माउथ के अंदर सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो माउथ से फिर ये जाता है स्टोमक के अंदर। ठीक है, फिर स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट होता है, स्टोमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का आप डाइजेशन देखेंगे, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन होगा आप देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन स्टोमक के अंदर नहीं होता। स्टोमक से नेक्स्ट आगे प्रमोट करोगे तो आप देखेंगे इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मानते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक जो हमारी चीज़ें हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आप देखोगे तो इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है आपका वाटर का मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर देखने को हमें मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो देखिए ये कॉलन, सीकम, इलियम और जेजुनम, देखिए इलियम और जेजुनम दोनों में होता है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में दिए हैं। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी जेजुनम रहेगा। इलियम में भी डाइजेशन होता है और जेजुनम में भी होता है, मोस्टली बात करें तो मोस्टली जेजुनम, इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आइए इसको और डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं मुंह के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले माउथ का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पैलेट जो तालू ऊपर दिखता है, जिसकी मदद से जीभ इससे टच होती है, जिसकी मदद से आप बोल पाते हैं ठीक प्रकार से। कुछ व्यक्तियों का ये डैमेज हो जाता है तो वो कुछ कपड़ा वगैरह लगा करके इसको ट्रीट करके वो सर्जरी तब प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि आप तथ दधन ना बोलोगे तो देखो जीभ ऊपर वाले तालव्य को टच करती है, पैलेट को टच करती है। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें यूला,
यूला आप देखेंगे यूला होता है, जो कि यूला एक्चुअली में देखो यूला का काम भी है जैसे एपिग्लोटिस और यूला, यूला का काम भी है कि जब फूड ज़्यादा मात्रा में आए तो उसको झटके में अंदर ना लेकर के थोड़ी थोड़ी कम मात्रा को उसकी मात्रा को बैलेंस करना यूला का काम होता है बेसिकली। आप गले को मुँह फाड़ के अगर देखोगे अपना अपना तो फिर उसमें जो आपको एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर टंगा हुआ मुंह के अंदर आपको दिखेगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मुंह के अंदर टंगा हुआ दिखेगा जिसको यूला कहते हैं, ठीक है। और आपको पता हो जो खर्राटे होते हैं ना जो, वो यूला की वजह से ही आते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति सो जाता है तो यूला क्या है कि बड़ा होने की वजह से उस गले में इस प्रकार से लेट जाता है और हवा को जो जो हवा की आवाजाही को रोकता है, जिस वजह से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ बनती है जिसको खर्राटे बोलते हैं, ये यूला की वजह से होता है। और आप देखें ना विदेशों में तो इससे अगर हम बात करें तो तलाक तक हो जाते हैं, यानी जो क्या जो पति और पत्नी के बीच में ये भी एक डिवोर्स का कारण बनता है यूला। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति देखिए कि पति कितने भी खर्राटे लेकिन फिर भी पत्नियां उसको एडजस्ट कर लेती हैं, कैसे भी करके उसको मैनेज कर लेती हैं, ये भारत की संस्कृति है। विदेशों में तो इसको भी सहन नहीं कर पाते हैं, लोग कहते हैं कि हम पाश्चात्य का कल्चर को अपने हिंदुस्तान पे ना हावी होने दें, क्योंकि ये देखिए हिंदुस्तान जो कल्चर है, जो सनातनी कल्चर है, जो हमारा हिंदुस्तान की जो विरासत है, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व से, जब पूरा विश्व कहीं ना कहीं जिसकी आंखें भी नहीं खुली थी तब हम पत्थरों को काट करके अपना घर बना चुके थे, लोग हमें कहते हैं हम सांप सपेरों का देश हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। तो यूला बेसिकली इसको होता है, इसकी सर्जरी भी होती है, इसको काट करके डॉक्टर छोटा कर देता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, यूला आप देखते हैं। नेक्स्ट होता है आपका टीथ। तो आपको पता ही होगा टीथ आपके दो प्रकार के मिल्क टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। अगर मिल्क टीथ की बात करो तो ये आपके जनरली 14 से 15 साल तक के लिए टिकते हैं, ठीक है। और ये परमानेंट जो टीथ हैं ये उसके बाद अब में आते हैं और ये फिर जीवन भर के लिए आपके लिए रहते हैं, ठीक है। एट द एज ऑफ, आप इनकी केयर नहीं करोगे ठीक तरह से तो गिरने शुरू हो जाएंगे एट द अर्ली एज पे। तो परमानेंट टीथ आप ये देखते हैं, परमानेंट टीथ आपके रहते हैं और इस संख्या में होते हैं 32, ठीक है। अब टीथ फॉर्मूले की जनरली बात करोगे तो 2023 होता है हमारे पास में। अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें जो कि संख्या में 32 होते हैं, 2023, इसका अगर आप नंबर देखोगे 2023, जनरली इससे अगर आप ये ऊपर वाले जॉ में, अपर जॉ में और लोअर जॉ में 2023 और 2123, अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 2 का तो 2 2 जा 4, 2 0, 2 2 जा 4 और 2 6, तो आप देखेंगे 4 4 8 और 6 14। तो ये अपर जॉ में रहते हैं और लोअर जॉ में रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि अब आजकल 28, क्योंकि हमने काउंट नहीं किया, 28 आजकल नॉर्मली टीथ भी निकलते हैं क्योंकि विजडम टीथ जनरली उगते नहीं हैं, तब उसमें सही हमारा जो टीथ फॉर्मूला जो है वो माना जाता है 2123, 2123 से 2123, ठीक है। आप इसमें अगर मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो देख लेंगे जो इंसाइजर की संख्या बनेगी वो आपकी 4 रहेगी, आपके उसके बाद कैनाइन बनेंगे जो कि 2 रहते हैं संख्या में, प्री मोलर 4 और 6 आपके रहते हैं मोलर टीथ, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं आपके, इंसाइजर, मोलर, प्री मोलर और आपका मोलर, ठीक है। इंसाइजर जो होते हैं जो कि आपके फ्रंटल टीथ होते हैं, जिनको जिनको क्या कहते हैं, जो कतरने वाले जो दांत होते हैं वो आपके इंसाइजर होते हैं। नेक्स्ट आपको कैनाइन मिलेंगे जो चीड़ फाड़ वाले दांत कहे जाते हैं। नेक्स्ट आपको प्री मोलर मिलेंगे जो ग्राइंड करने के काम का आते हैं, और मोलर उसके बाद रहते हैं जो कि उससे भी छोटा, उसको पीसेस में डिवाइड करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 प्रकार के टीथ आपके रहते हैं, ठीक है। वैसे कैटेगराइज करोगे तो मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, और परमानेंट टीथ का 10 जो आपका जो टीथ फॉर्मूला जो देखोगे 2123 होता है, 2123 आपका रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं टंग का। तो आप देखेंगे टंग के पे ना आप देखेंगे आपकी 4 तरह की टेस्ट बर्ड्स जनरली आपकी देखने को मिलती हैं, ठीक है। आपका सबसे पहले यहाँ 2 जगहों पे, आपका बैक में और आपका फ्रंट में, बीच वाला पोर्शन जनरली किसी भी टेस्ट बर्ड्स के लिए नहीं जाना जाता, ठीक है। आप अगर फ्रंटल की बात करोगे तो ये स्वीट का टेस्ट कराती है, आपको मीठे का कराती है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी मीठी खाओगे जो आपके शरीर के अगर यानी जीभ के अगर फ्रंटल पार्ट को टच नहीं कर रही है तो यकीन मानिए वो आपको मीठे का टेस्ट नहीं दे करके जाएगी, है ना। अगर आप साइड को देखोगे तो साइड आपका जो रहता है वो सोर का, आपको खट्टे का आपको टेस्ट कराती है, ठीक है। आप लास्ट देखोगे तो आपको बिटर दिखेगा, कड़वेपन का, ऐसे ना टैबलेट आप जब भी लेते हैं निगलते हैं तो आपको पीछे लास्ट पोर्शन से टच होती है, इसके बाद वो कहीं ना कहीं आपको कड़वाहट महसूस होती है क्योंकि वो लास्ट पोर्शन से है, ठीक है। और इस पर आप देखेंगे वाइट वाइट आपको फंगल्स भी नज़र आती है जिसको क्लीन करना जरूरी होता है, वरना वो डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको अफेक्ट करती है क्योंकि आपका मुंह के अंदर ही, ठीक है। ये आप देखते हैं 4 पर, ये आपका जनरली टेस्ट वर्ड्स। एक और होता है तीखा। लोग कहते हैं फिर तीखा का टेस्ट कौन कराता है सर, तो तीखा कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तीखा जनरली मानते हैं सेल्स का बर्न होना, यानी सेल्स जब बर्न होती हैं, सेल्स जब जल रही होती हैं तो उसको हम बोलते हैं तीखा। तीखा कोई स्वाद नहीं होता, पर देखो लोगों को इसमें भी मज़े आते हैं, अपनी सेल्स को डैमेज करवा रहे हैं लेकिन फिर भी बोल रहे हैं तीखा हमको खाने के लिए चाहिए आप, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इससे आपकी टेस्ट वर्ड्स ख़राब होती हैं कहीं ना कहीं। और उम्र के हिसाब से भी देखेंगे तो आपकी टेस्ट वर्ड्स की जो कैपेसिटी है वो कमज़ोर होती जाती है।
इसलिए आप बुजुर्ग व्यक्ति को ना कोई खट्टी दही खिलाओगे या फिर कुछ भी खिलाओगे तो उसका टेस्ट उसे कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जाता, यानी खट्टी दही भी उसे बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लगती है, बिकॉज ऑफ क्योंकि उसकी बढ़ती उम्र के कारण टेस्ट बड्स की कैपेसिटी कम हो चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखोगे आपके पास में सलेवरी ग्लैंड्स रहती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स रहती हैं जिनसे सलाइवा रिलीज होता है। और आपको पता होगा सलाइवा, ह्यूमन सलाइवा के अंदर भी आपको मिलता है लाइसोजाइम एंजाइम्स जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तीन जोड़ी होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये तीन जोड़ी होती है हमारे पास में। तीन जोड़ी जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं इनके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम्स भी मिलता है जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। जब बैक्टीरिया की भोजन मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या है, सलेवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट पड़ के और वो टॉन्सिल्स जो समस्या आप देखते हैं वो इसी कारण से होती है, उन्हें फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है जिसकी वजह से टंगा जो टॉन्सिल में समस्या हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो फिर फेरेंक्स दिखाई देता है, उसके बाद आपको वोकल कॉर्ड दिखाई देगा, वोकल कॉर्ड जो कि आपका वाइब्रेट करता है जहाँ से ही साउंड जनरेट होता है। उसके बाद आप देखेंगे ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस आप देखेंगे, ईसोफेगस वो पाइप है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो फूड है वो स्टोमक तक पहुंचता है, मुंह से लेकर के स्टोमक तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो संकुचन की विधि से वो नीचे तक जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ लीवर होता है इस प्रकार से, आपका गॉल ब्लैडर हुआ, ठीक है, इसमें कॉमन बाइल डक्ट है जिसकी वजह से पित्रस बॉडी में रिलीज होता है, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रिलीज होता है जिसकी वजह से भोजन को पचने में मदद मिलती है। इसी प्रकार से आप देखें स्टोमक, पैनक्रियाज और पैनक्रियाटिक डक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होंगी। ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन आप देखेंगे, लगभग आपकी ये जो पूरी एलिमेंट्री कनाल है माउथ से लेकर के आपके रेक्टम तक, इस एलिमेंट्री कनाल की जो लंबाई है लगभग आपका रहता है 8 to 10 मीटर के करीब आपका रहता है जनरली। ठीक है, इसमें सबसे लार्जेस्ट आप देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई मिलती है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखेंगे आप इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं और इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, लंबाई सबसे ज़्यादा है फिर भी इसको स्मॉल बोल रहे हैं बिकॉज क्योंकि इन दोनों में जो कंपेरिजन किया गया है वो विड्थ के आधार पर कंपेरिजन है। तो विड्थ वाइज देखेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं लार्ज और इसको फिर भी लंबाई ज़्यादा होने की वजह से भी इसको हम कह रहे हैं स्मॉल, क्योंकि ये कंपेरिजन लंबाई की वजह से नहीं है, ये कंपेरिजन उनकी विड्थ की वजह से है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, कंपेरिजन ही चीज़ों को बताता है कौन बेहतर है कौन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए राजा का उल्टा क्या होगा तो आप बोलेंगे रानी होगा सर, मैं बोलूँगा रंक क्यों नहीं हो सकता, भिखारी क्यों नहीं हो सकता, और आप बोलेंगे सर भिखारी होगा तो मैं बोलूँगा रानी क्यों नहीं हो सकता। तो बताइए क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या फिर कोई भी सही नहीं है इनमें से, तो आप बोलेंगे सर दोनों ही सही है, दोनों ही अपनी जगह गलत है। मैटर करता है कि सर अगर आप राजा का विलोम शब्द अगर आप हमसे पूछोगे वेल्थ वाइज यानी धन के आधार पर अगर इनका कंपेरिजन करोगे तो आपको रंक देखने को मिलेगा यानी भिखारी, और अगर आप कंपेरिजन जेंडर वाइज करोगे तो राजा का उल्टा रानी भी सही है। इसलिए देखो पर्सपेक्टिव मैटर करता है कि आप किस चीज़ पे किस बेस पे इन लोगों इसकी तुलना कर रहे हैं, तो उसी बेस पे इस चीज़ का पर्सपेक्टिव में समझ में आता है। ठीक है, इन्हीं में आप तीन पार्ट देखेंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, जिसके अंदर जेजुनम में आपका सर्वाधिक डाइजेशन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, डेडोनम आप देखेंगे जो आपका जो स्टोमक होता है ये भी पूछा जाता है जे शेप्ड का होता है भाई, देखने में ये जे शेप्ड का होता है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको देखो HCl भी मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है जो खाने को जो भोजन को कायम फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे आपकी म्यूकस लेयर आपको प्रोटेक्ट करती है। अगर उस म्यूकस लेयर में अगर आप देखेंगे म्यूकस लेयर के अंदर अगर कुछ डैमेज हो जाता है या कोई भी होल हो जाता है जिसकी वजह से या वो पतली हो जाए जिसकी वजह से HCl डायरेक्ट उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उससे एक जख्म क्रिएट कर देता है, जिस जख्म को एक परेशानी कह देते हैं अल्सर। जो अल्सर जो बीमारी होती है वो बेसिकली यही होती है, स्टोमक के अंदर जख्म पैदा हो जाते हैं, वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ HCl की वजह से। ठीक है, और आप इसके अंदर देखें फिर इसके बाद ये कायम फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद तब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है ड्यूडेनम से, और फिर ये चीज़ें जाता है ड्यूडेनम। आप देखें तो आपको ये सी शेप्ड देखने को मिलेगा, सी शेप्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सी शेप्ड का, ये देखोगे तो आपको ये जे शेप्ड का देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। इसके तीन पार्ट ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम दिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इसमें एक और चीज़ है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स देखिए आज ह्यूमन में अवशेषी अंग बन चुका है। जब ह्यूमन एक समय पर शाकाहारी, अगर हम बोलें कि ह्यूमन के इकलौते शाकाहारी होने का सबूत क्या है तो हम कह सकते हैं अपेंडिक्स इकलौता ऐसा सबूत है जिसपे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन प्राचीन में शाकाहारी रहा होगा, क्योंकि अपेंडिक्स के अंदर ही देखिए आपको पता है कि मानव जो है वो घास फूस वगैरह ज़्यादा नहीं खा सकता, क्योंकि इंसान आप देख रहे हैं ना वो जनरली पके भोजन के लिए उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो निर्मित है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो उसको में सेलुलोज यानी जो पॉलीसैकेराइड है वो बड़ी हार्ड फॉर्म में होता है, इसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना बड़ा ही चैलेंजिंग रहता है ह्यूमन के लिए, इसलिए ह्यूमन के अंदर सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं मिलता है। लेकिन उस समय पे जो सेलुलर जैसी चीज़ों का डाइजेशन अपेंडिक्स के अंदर होता था, लेकिन आज अपेंडिक्स का इतना इस्तेमाल नहीं है क्योंकि हम आजकल बहुत ही एडवांस हो चुका है ह्यूमन, तो इसलिए जो अपेंडिक्स है ये क्या है, एक अवशेषी अंग बन चुका है जिसका पहले कभी इस्तेमाल होता था लेकिन आज कभी अपेंडिक्स का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलता। ये आजकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर कोई मेजर ऑपरेशन अगर पेट का होता है तो आप इस अपेंडिक्स को कटवा के निकलवा ही सकते हैं, क्योंकि आगे हो सकता है आपको परेशानी दे,
क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा ही भोजन चला जाए तो सड़ता है, उसके बाद वो गैस क्रिएट करता है और ये फूलता है, फूल करके अगर ये फट गया तो जहर फैला सकता है शरीर में, जिसके कारण से डेथ भी हो सकती है। इसलिए अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है जिसको अगर आप निकलवा करके, अगर इसको काट काट करके निकाला करवा सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका आजकल कोई ऐसा बड़ा यूज़ देखने को मानव शरीर में नहीं मिलता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के आपको पार्ट दिखेंगे, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन यानी ट्रांसवर्सल कॉलन, और डिसेंडिंग कॉलन आपको दिखेंगे, सीकम दिखेगा आपको, सिग्मोइड कॉलन दिखेगा, और रेक्टम, रेक्टम आपका लास्ट पोर्शन होता है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपका बेसिकली डाइजेशन है ही यही कि पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देना, और उसका जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो सब कुछ आप क्या करते हैं, एग्जिट यानी रेक्टम के माध्यम से त्याग देते हैं। लेकिन आप खरगोश के अंदर देखेंगे ना, तो खरगोश क्या करता है, जो अपने त्यागी हुए वेस्ट को उसको दोबारा ग्रहण करता है, दोबारा खाता है। खाना उसकी ऐसी मजबूरी है, क्योंकि जब तक वो लास्ट में आ पाता है तब तक उसका डाइजेशन क्लियर, डाइजेशन हो पाता है। जब तक डाइजेशन नहीं होगा तब तक आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जब तक लास्ट में डाइजेशन होता है तब तक वो भोजन बाहर निकल चुका होता है, इसलिए खरगोश को ज़्यादा कुछ उसमें मिलता नहीं है। इसलिए खरगोश की मजबूरी है उस मल को दोबारा से खाना। ठीक है, तो मलभोजी जो होते हैं ना, जैसे आप पिग देखेंगे, रैबिट देखेंगे, ये आपके मलभोजी होते हैं, कैप्रोफिक्स इनको बोलते हैं, ये आप जानते ही होंगे। तो मैंने एक प्रॉपर ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, और ये कि आपके आगामी जो पेपर है उसके अंदर बिल्कुल संभावना है बनने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप बढ़ेंगे तो कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी जो हड्डी है वो क्या होती है, स्टेपीज। ये आपको पता ही है, कान के अंदर मिलती है स्टेपीज, ये सबसे छोटी हड्डी है, लगभग 0.11 इंचेस की होती है। और सबसे बड़ी हड्डी आप देखेंगे तो आपको फीमर मिलेगी, जांग की हड्डी जिसे बोलते हैं, थाई में होती है आपकी, लगभग 18 इंचेस तक भी हो सकती है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी आपको 18 इंचेस और सबसे छोटी आपको दिखेंगी 0.11 इंचेस जो कि स्टेपीज होती है, और सबसे बड़ी आपकी फीमर होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कान के अंदर आपको ये मिलती है, ये आपका पिना होता है। देखिए, ये सिर्फ मैमल्स की पहचान है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैमल्स की एकलौती पहचान बता दीजिए, तो हम बोलेंगे पिना होता है उसके पास में। मैमल्स के पास आपको पिना देखने को मिलता है, बाकी किसी के पास नहीं मिलेगा। देखो, ईयर होते हैं उनके होल नुमा होंगे, लेकिन पिना आपको देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। जिसका पिना आपको देखने को मिल रहा है समझ लीजिए वो मैमल है और वो बच्चे देने वाला है। जैसे आप चमगादड़ का उदाहरण लीजिए, हम चमगादड़ की अगर बात करें तो चमगादड़ आपको पता है उसके पंख हैं, वो उड़ती है, लेकिन फिर भी वो पंछी नहीं है, फिर भी वो एक मैमल है। बिकॉज ऑफ चमगादड़ को ध्यान से देखेंगे तो उसके पिना मिलेगा, कान मिलेंगे, उसके स्ट्रक्चर भैंस के हैं, बकरी के हैं, ह्यूमंस के हैं, तो ये सारे के सारे बच्चे देने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिच देखिए आप, उड़ता नहीं है, फिर भी वो पंछी है, क्योंकि उसका पिना नहीं है, कान नहीं है, वो अंडे देता है। और चमगादड़ की बात करो, बच्चे देने वाला है, क्योंकि प्रकृति ने पंछियों को जो पंख दिए थे वो उड़ने के लिए नहीं, उनकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए दिए थे, लेकिन पंख का उन्होंने इस्तेमाल उड़ने के लिए किया। ठीक है, तो एवोल्यूशन की प्रक्रिया से वो गुजरे थे। ये आप कान का जो इनर कैनल देखते हैं, इसके अंदर आपके छोटे छोटे बाल्स होते हैं जो सेंसेशन क्रिएट करते हैं इसकी आवाज़ से। जैसे कोई भी बोल रहा है तो आप समझते हैं कि उसकी आवाज़ को इंटेंसिफाई करने का काम ईयर ड्रम करता है, जो उस कान के अंदर होता है, ईयर ड्रम। ठीक है, आपका पहला बेसिक पर्दा, एक अंदर दो पर्दे आपके कान के अंदर जनरली रहते हैं। ठीक है, बेसिक पर्दा, कुछ लोग लकड़ी से कान को साफ करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। स्टेशनों पे आपको मिलेंगे भी वो रेड कैप लगाए हुए, वो भी करते हैं, वो भी कई बार चीट करते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक गंदगी मटेरियल होता है, उसको आपके कान में डाल देंगे और उसी को निकाल करके आपको दिखा देंगे कि देखिए आपके कान से निकाला है, और आपसे पैसे वसूल लेते हैं। तो कृपया बी अवेयर रहें, क्योंकि कान को नुकसान पहुंच सकता है। आप 10, 20, 50 रुपये के चक्कर में इसको हाइड्रोजन प्रॉपर रूप से किसी न किसी अच्छे डॉक्टर से आप इसको क्लीन कराएं। ठीक है, वरना आपके कान को हो सकता है परमानेंटली डैमेज पहुंच जाए। ठीक है, आप ये देख रहे हैं आपके पास में ये जो ट्यूब है, जो आपको एक और चीज़ होती है, जैसे ना कि अगर आप कहीं बैठे हुए और आपके पास में एक बड़ा तेज़ बम धमाका हुआ है तो बड़ी तेज़ लाउड नॉइज़ निकलती है जो आपके कानों को रिसीव होती है। लेकिन फिर भी देखते हैं उस जब तेज़ नॉइज़ में आप चिल्लाते हैं उतनी तेज़ जितनी लगभग आप पूरी कैपेसिटी से अपनी बॉडी से चिल्लाते हैं। वो क्यों चिल्लाए? क्योंकि जो कानों की तेज़ आवाज़ होती है ना, उसको कान क्या करते हैं, इस ट्यूब की वजह से यूस्टा जो कियन जो ट्यूब्स हैं, इसकी मदद से आपके लैरिंग्स को ये दे देते हैं, जिसकी मदद से वोकल कॉर्ड के द्वारा वो वॉइस बाहर आउटपुट में निकल करके आती है। ठीक है, तो पहला पिना हुआ, ये आप देख रहे हैं ईयर ड्रम, जो कि इंटेंसिफाई करने का काम करता है, साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। वरना कुछ लोग हम देखा होगा जो ऊंचे सुनते हैं, ऊंचा सुनने का मतलब क्या है कि जो आप बोल रहे हैं वो इतनी आवाज़ नहीं है सफिशिएंट कि उसके कानों में बहुत स्पष्ट तरीके से सुनाई दे, लेकिन जब ये उसके कान में जाती है तो ईयर ड्रम इसको साउंड को इंटेंसिफाई करके बढ़ा करके उसके कान में ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत क्लियर स्पष्ट आवाज़ बहुत तेज़ी से बोली गई है वो। ठीक है, जब ये कमज़ोर पड़ जाता है या ये काम नहीं कर पाता, तब जा करके देखते हैं कि व्यक्तियों में ऊंचा सुनने जैसी दिक्कत हो जाती है, इसके अंदर कान में मशीन लगाई जाती है, उसके बाद वो ठीक प्रकार से सुन पाते हैं। ये आपकी फीमर जो सबसे लंबी हड्डी है जांघ के अंदर, ठीक है, जो आपको दिखेगा लगभग 18 इंच के करीब होती है, और ये आपकी जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपीज लगभग 0.11 इंचेस की रहती है। ठीक है, मिडिल ऑफ द ईयर में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि आपका केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है टेबल सॉल्ट का। जो आपका साधारण नमक है आप ये जानते हैं NaCl,
सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन है, हार्ट है, स्किन है या फिर लीवर है। देखिए स्किन और लीवर दोनों ये होते हैं, लेकिन अब दोनों ही ऑप्शन में दे दिए हैं तो आप फिर किसे मार्क करेंगे? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन जनरली माना जाएगा स्किन को, ठीक है। अगर स्किन ऑप्शन में नहीं होता तब आप मार्क कर रहे होते लीवर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल। तो देखिए जब भी किसी एसिड की जो रिएक्शन है वो मेटल के साथ कराई जाती है तो आप में हाइड्रोजन जो गैस है वो रिलीज होती है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक रिएक्शन है जो कि आपको पता होगा, 7th 8th में भी आपने ये पढ़ी होगी, ठीक है। इस प्रकार से होता है, उसको जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे बबल्स आपको रिलीज होते हैं, ठीक है। बबल्स के माध्यम से हम इस हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे चेक करते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या फिर नहीं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू गैस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स, यानी लिक्विड से वो गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को आपको पता है, लिक्विड से गैस में डायरेक्ट चेंज हो रहा है, इवेपोरेशन प्रोसेस होती है। किसी भी चीज़ को अगर आप एक नियर टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो वो भाप में कन्वर्ट होकर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो इवेपोरेशन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप बात करेंगे तो नेक्स्ट है कि व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर कॉल्ड, यानी वाटर वेपर किस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स रिलीज करता है एयर के अंदर? तो रेस्पिरेशन, इवेपोरेशन, फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपायरेशन। तो अब ये होता है हमारे पास में ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के अंदर पौधा आपको पता ही है, कोई भी पौधा है वो जनरली जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसे इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। जड़ों से वो अपने न्यूट्रिशन और वाटर को लेता है और वाटर को ले जाने का काम जाइलम करता है, ठीक है। जैसे जाइलम और जैसे जल, और फंसे फूड और फंसे फ्लोएम, ध्यान रखिएगा। जो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम एंजाइम जिसके अंदर जो टिश्यू कराता है, और जाइलम जल का कराता है, वाटर का। जो आपका जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसका इवेपोरेशन होता है ट्रांसपायरेशन के जरिए। अगर आप मई जून में देखेंगे तो बहुत भीषण गर्मी होने के कारण आप देखेंगे पत्ते, किसी भी छोटे पेड़ की जो पत्तियां हैं वो डल हो जाती हैं बिल्कुल, क्योंकि उनमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपोराइजेशन हो चुका होता है, इतना वाटर उनके पास खुद नहीं होता। इसलिए भी आप देखेंगे कि इजराइल के अंदर जो वाटर जो ड्रिप जो पॉलिसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इसलिए प्रचलित भी है, क्योंकि बूंद बूंद पानी किसी पेड़ के लिए ज़्यादा असरदार होता है, बजाय अगर आप उसे एक साथ दे देंगे, एक साथ देंगे तो वाटर वेपोरेशन में उड़ जाएगा। अगर उसे बूंद बूंद पानी मिलेगा तो पौधा जल्दी डेवलप करेगा, क्योंकि उसकी ह्यूमिडिटी उसके अंदर बनी रहेगी, ठीक है। ग्लूकोमा है वो किसको अफेक्ट करता है? तो ग्लूकोमा देखो आँख को अफेक्ट करता है। ग्लूकोमा जो ट्रैकोमा और कैटरेक्ट तीनों ही बताई थी, मायोपिया प्रेस बायोपिया हो, ठीक है। ये आँख को अफेक्ट करता है, आपको नॉर्मल आई किस प्रकार से दिखाई देती है, लेकिन ग्लूकोमा में आपको दिखेंगे ब्लैक सेल्स, आपको दिखेंगे ब्लैक स्पॉट दिख रहेंगे, इसलिए इसको काला मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। काला मोतियाबिंद इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं क्योंकि इसमें एक वाइटिस लेयर, दूधिया लेयर आ जाती है आँख के ऊपर, और यानी कार्निया पोर्शन पे इसकी वजह से धुंधला दिखाई देता है। इसलिए आप इसको भी ठीक करा सकते हैं सर्जरी के माध्यम से। ग्लूकोमा को आप समय रहते ठीक करा लीजिए, वरना ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपका परमानेंटली आपको ब्लाइंड बना सकता है ग्लूकोमा। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, मायोपिया जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है ये किससे कनेक्टेड होती है? देखो अगेन इससे मैंने बताया क्वेश्चंस जरूर बन के आ रहे हैं, और देखिए हर बार ही सवाल पूछे जा रहे हैं, एक ही सेट के अंदर कितने सवाल आप देख रहे हैं जो आंख से रिलेटेड है। तो अगेन आई को परेशान करता है, इसमें अगर जनरली बात करेंगे, अगर आप देखें विदाउट मायोपिया जो है आपको सिंगल इमेज जो लाइट बीम आती है वो आफ्टर आप इस लेंस से देखें कन्वर्ज हो जाती है रेटिना के ऊपर और आपको इमेज दिखाई देती है। लेकिन जब मायोपिया है तो इट मीन्स है कि वो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाती और रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है, और रेटिना पे जब इमेज फॉर्म ही नहीं होगी तो ऑप्टिकल नर्व से उसको लेकर के ही नहीं जाएगी, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी जब वो कोई दूर की वस्तु पास में आ जाएगी तब वो हमें दिखाई देगी। नाम ही है निकट दृष्टि दोष का मतलब जिसका नाम वैसा उल्टा काम, शॉर्ट साइटेडनेस, इसलिए बोलें कोई दूर की ऑब्जेक्ट जब पास आएगी तब जाकर दिखना शुरू होगी वो कहीं ना कहीं, क्योंकि तभी वो चीज़ जाकर के रेटिना पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो पहली मर्जर कर रही है, इसलिए हमें कोई एक ऐसा लेंस चाहिए जो उसको क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे, ताकि ये दूर कन्वर्ज होगी तो फिर दोबारा रेटिना पे ये मिल पाएगी। अगर इसमें हम कन्वर्जिंग लगा देंगे तो कन्वर्ज ऑलरेडी यहाँ हो रही है और कन्वर्जिंग लगाओ तो यहीं हो जाएगी ये, ठीक है, उससे फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें इसमें डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। डाइवर्जिंग जनरली आपका रहता है कॉनकेव। कॉनकेव में आप देखेंगे तो ये जनरली लेंस है, इस प्रकार से इसको डाइवर्ज करा देता है और लेंस वापस इसे फोकल कराता है, तो ये इस प्रकार से वापस से रेटिना पे जाकर के मिल जाती हैं। ऐसी बात करेंगे अगर आप मायोपिया के अलावा अगर हम बात करें दूसरी समस्या पर, ठीक है,
दूसरी समस्या जैसे आप नॉर्मल विजन देखेंगे, इसके अंदर आपके सिलरी मसल से लेंस आपका जनरली जुड़ा हुआ होता है और रेटिना आपका यहाँ रहता है। दूसरी कंडीशन में आप देखोगे जिसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें रेटिना पे ना बन करके अब क्या है, वो रेटिना से दूर निकल जाती है इमेज, ये रेटिना के पीछे बन रही है, बिहाइंड द रेटिना बन रही है। तो जब तक रेटिना पे फोकस नहीं करेगी तब तक दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो वो लेकर के किसको जाए, ऑप्टिकल नर्व्स जो कि दिमाग को लेकर क्या इमेज लेकर के आई, कोई भी नहीं लेकर के जाती। इसलिए इसको ठीक करने के लिए अब क्या कि दूर कन्वर्ज हो रही है जाकर के, तो इसलिए यहाँ कन्वर्जिंग लगाइए कोई एक चीज़ जिसको पास कन्वर्ज करा दे, ताकि रेटिना पे इमेज जाकर कन्वर्ज हो और इमेज दिखना शुरू हो जाए। इसलिए इसमें कन्वर्जिंग नेचर का लेंस लगता है, उसमें डाइवर्जिंग नेचर का लेंस लगता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है आने वाले सवाल में आपको पेपर में आपसे ये पूछ लिया कि किस लेंस से मायोपिया को करेक्ट किया जाता है और किस लेंस से आपका जो लॉन्ग साइटेडनेस है उसको करेक्ट किया जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रेड, ब्लू और जो पर्पल कलर्स हैं प्लांट्स के किस पिगमेंट की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये आपको होता है एंथ्रोसायोसिन जो कायोसिन जो जिसकी वजह से। अगला आपका एंटोमोलॉजी जो साइंस की है, ये किस प्रकार से किसकी स्टडी करता है जनरली। तो पहला ऑप्शन है कि बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड इंसेक्ट्स, या फिर फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, या फिर इंसेक्ट्स, या फिर द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द जो टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स के बारे में। तो देखिए अगर इसमें सिर्फ इंसेक्ट रहता तो ये सही होता, लेकिन इसमें ह्यूमन जुड़ा हुआ इसलिए नहीं है, तो आपका सही ऑप्शन रहेगा इंसेक्ट्स की। एंटोमोलॉजी जाना जाता है इंसेक्ट्स की स्टडी के लिए, जनरली कीट की स्टडी इनमें की जाती है। अगला सवाल पूछता है कि भाई ओजन लेयर जो है वो किससे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, किससे बचाती है आपको, किससे प्रतिरोध करते हैं, किसका, एक्स रेज का, गामा रेज का, इंफ्रारेड रेडिएशन का, विजुअल लाइट का, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। तो आप जानते हैं सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं अल्ट्रावायलेट रेज से, उससे आपकी रक्षा करने के लिए ओजन लेयर जानी जाती है, ठीक है। और ओजन डिप्लेशन जिसे ओजन होल कह देते हैं, उसकी मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। अगला करा कि पनडुब्बी से पानी की सतह पर देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। तो स्टेथोस्कोप, ठीक है, या फिर पेरिस्कोप, या फिर टेलीस्कोप। तो आपको पता है पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मिरर जो कि जिस प्रकार से आपको लाइट रिफ्रैक्शन के माध्यम से आपकी आंखों पर आती है, जिस प्रकार से आप बिना सरफेस पे आए आप इजीली देख पाते हैं कि बाहर क्या मूवमेंट चल रही है। तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल इसको टैंकों में भी देखेंगे, आर्मी इस्तेमाल करती है, ताकि टैंक से कमांडर को बाहर ना आना पड़े और वो अंदर बैठे बैठे ही बाहर के दृश्य देख ले। नेक्स्ट देखेंगे कि हाइग्रोमीटर जो किसके काम आता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देखो हाइग्रोमीटर आपको ह्यूमिडिटी मेजर करता है तो पता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए लैक्टोमीटर रहता है, ठीक है। ग्रेविटी ऑफ लिक्विड और नन ऑफ दिस, तो आपका रहेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है हाइग्रोमीटर। अगले सवाल में बात करें कि जो मेल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन कॉजेज जॉन्डिस, जॉन्डिस जो किसकी वजह से होता है, तो ये लीवर की वजह से होता है। लीवर को आपको पता है वो सेल्स डैमेज होने की वजह से जो बाइल जो बिलिरुबिन जो होता है उसका रिलीज बॉडी में कर देता है, इसकी वजह से बॉडी पीली पड़ जाती है, जिसको पीलिया जॉन्डिस रोग भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसकी वजह से आप देखेंगे। नेक्स्ट बात करें कि लाइट ईयर किससे रिलेटेड है। तो लाइट ईयर आप जानते हैं डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को सेलेस, जब दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच की डिस्टेंस है तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, लाइट ईयर्स के अंदर मेजर करी जाती है। अगला पेनेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। पेनेटोलॉजी में आप जानते हैं सब फॉसिल्स का स्टडी किया जाता है, जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। अगली बात करेंगे अर्थक्वेक इज नोन एज, अर्थक्वेक जो है वो किसके, अर्थक्वेक का जो अध्ययन है वो किस विज्ञान में किया था, सिस्मोलॉजी है, ठीक है। रिक्टर स्केल पे इसको मापा जाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ से आप इसका स्टडी भी कर सकते हैं। और ब्रांच की बात करें तो स्पेसिफिकली लीवर, मिल्क, एग यॉल्क या फिश लीवर जो ऑयल है वो किसके सोर्स अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B2 या विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन ए भी इनमें और सी में भी इनमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट पर जाएँ तो बी ऑप्शन हम करेक्ट कहेंगे। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट विल बी द चेंज व्हेन आयरन गेट रस्टेड, क्या चेंज देखने को मिलता है, कोई बदलाव नहीं होता, वजन घट जाता है या बढ़ जाता है। तो आपको पता है जो रस्टिंग होती है वो एक एक्स्ट्रा लेयर आकर के जमा होती है आयरन के ऊपर, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ा देती है। कोई कबाड़ी भी जब कबाड़ खरीदने के लिए आता है तो आपने देखा होगा पहले पीट करके लोहे पे से जंग को हटाता है ताकि उसका वजन ना बढ़ जाए, उसे घाटा ना पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि रस्टिंग की जो लेयर होती है एक एक्स्ट्रा लेयर आती है जो उसको डिकम्पोज करती है, ठीक है उसकी। अगला है हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर्स। तो आपको पता है कि ऑडिबल जो वेव्स होते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं। इससे कम आप देखेंगे तो उन्हें हम इंफ्रासोनिक, और उससे ज़्यादा की बात करें तो अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करता है, ठीक है। जैसे चमगादड़ देखा वो अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करती है अपने आराम से अंधेरे में भी उड़ने के लिए। एरोप्लेन्स किस वजह से उड़ पाते हैं, क्योंकि वो हवा से हल्के होते हैं, भारी होते हैं, या फिर क्योंकि उनमें हल्के सामान से बने होते हैं, या फिर मूविंग एयर जो होती है वो लिफ्ट करती है। तो मूविंग एयर लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स वो ऊपर से उठाती है और उनकी जो शेप है उस प्रकार से उन्हें मदद करती है ऊपर हल्के होकर के उठने में। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं कि जो डेंसिटी जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है। तो सबसे जो आपका घनत्व वाला जो एलिमेंट देखेंगे वो ऑस्मियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स कैन डू
एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको ईस्ट के अंदर देखिए, पीछे इसको कवर किया था, ईस्ट के अंदर देखने को आपको मिलता है। इनसे रिलेटेड सवाल आते हैं, इसको जरूर पढ़ करके जाएं। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है ये किस में मिलती है, इसको देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, तो ऑप्शन ए इसके अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट आप बात करेंगे कि फेदोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, अर्थक्वेक के लिए, ओशन डेप्थ के लिए, रेनफॉल के लिए, रेन गॉज होता है, ठीक है, साउंड इंटेंसिटी डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है, अर्थक्वेक आप देख रहे हैं रिक्टर स्केल पे मापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा, ये ओशन डेप्थ के लिए जाना जाता है फेदोमीटर, ऑप्शन बी इज राइट रहेगा। तो ये वीडियो उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रह रही होगी, क्योंकि हमने डिटेल सॉल्यूशन पिछले 5 साल के क्वेश्चनों को इसमें डिटेल डिस्कस किया है, और इनसे ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो इनसे और सवाल बनने की उम्मीद भी है, और क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने डिटेल इसके आसपास रहने वाले क्वेश्चनों को भी डिस्कस किया है। क्योंकि RIMC का ये अंदाज है, कोई भी संस्था का अंदाज यही रहता है कि वो उसे टॉपिक पता है, उस टॉपिक से वो क्वेश्चन उसने पूछा तो अगली बार होगी उससे लेफ्ट वाला या राइट वाला क्वेश्चन पूछे, इसलिए डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल बन जाता है। इस वीडियो को इसलिए ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट करें, हमें बताएं अगर आपको और किसी वीडियो की नीड है तो हम कोशिश करेंगे आपको उसका सॉल्यूशन देने की। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।